Bismillahirrahmanirrahim. So today I'm going to tell you about the development of the respiratory system. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन SEQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन SEQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. मेनली मैंने आज जो अपने नोट्स बनाए हैं वो KLM से बनाए हैं, बट मैंने साथ साथ अलाइनमेंट को भी देखा है, तो जो इंपॉर्टेंट बात होगी मैंने मिक्स करके नोट्स बनाए हैं. सो अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू एंड सेंड यू द PDF. ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं. अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट से पहले ना रिस्पायरेटरी प्राइमोडियम बनेगा. ठीक है, रिस्पायरेटरी प्राइमोडियम क्या होता है कि जब भी हमारे पास किसी भी सिस्टम की डेवलपमेंट होने लगती है ना, तो उसमें से पहले आउट पाउचिंग निकलेगी. ठीक है, और उससे पूरा सिस्टम डेवलपमेंट होगा. बेसिकली वही आउट पाउचिंग क्या है हमारे पास रिस्पायरेटरी प्राइमोडियम. इसकी डेवलपमेंट हमारे पास राउंड अबाउट 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में स्टार्ट होती है. अब इसकी डेवलपमेंट से पहले आप लोगों ने ये एक बात समझनी है, पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं कि बेसिकली हमारे पास फोल्डिंग के दौरान क्या हुआ था. ये सबसे नीचे क्या था हमारे पास एंडोडर्म, उससे ऊपर मेसोडर्म और उससे ऊपर एक्टोडर्म. तो फोल्डिंग के दौरान हमने नाम दे दिया था, जब तो सबसे ज़्यादा क्वाडल पे था हमने उसको हाइंड गट का नाम दिया था. उसके आगे जो मिडल पे था, ठीक है, हमने उसको मिड गट का नाम दिया था. और जो सबसे क्रेनियल पे था हमने उसको फोर गट का नाम दिया था. और उसके आगे हमारे पास फ्रेंजियल अपरेटस की डेवलपमेंट हो रही थी. अब क्या हुआ कि GIT की डेवलपमेंट ना, इधर GIT की भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, अब GIT का सबसे प्रिमिटिव पार्ट, मतलब कि सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा होता है, जो क्रेनियल एंड पे पड़ा हो. ऑब्वियसली अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी देखें तो क्रेनियल पार्ट पे क्या पड़ा हुआ है, GIT का फेरिंग्स पड़ा हुआ है ना. तो बेसिकली यहाँ पे फोर गट पे हमारे पास प्रिमिटिव फेरिंग्स बन रहा है. इसके आगे हमारे पास ऑब्वियसली ईसोफिगस बन रहा होगा और इधर स्टमक वगैरह सब कुछ बन रहा होगा. ठीक है, मगर फोर गट में क्या बन रहा है हमारे पास, प्रिमिटिव फेरिंग्स. अच्छा, ये मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव फेरिंग्स है. ठीक है, अब प्रिमिटिव फेरिंग्स की ये कौन सी वॉल है, डोर्सल वॉल है. और ये कौन सी वॉल है, वेंट्रल वॉल है. अब वेंट्रल वॉल के कोडल साइड पे देखेंगे, यानी थोड़ा सा ये हमारे पास क्रेनियल साइड होगी. ठीक है, दिस इज द क्रेनियल साइड एंड दिस इज द कॉडल साइड. ठीक है, अब थोड़ा सा हम कॉडली देखें तो हमारे पास एक आउट पाउचिंग से निकल रही है. ठीक है, अब इस आउट पाउचिंग को हम नाम देंगे, इस आउट ग्रोथ को हम नाम देंगे लेरिंजियोट्रैकियल ग्रूव. वाई वी कॉल इट लेरिंजियोट्रैकियल ग्रूव, बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ से हमारे पास लेरिंग्स और ट्रैकिया बनेंगे. ठीक है, अच्छा, मैंने यही बात लिखी कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगेन एज अ मीडियन आउटग्रोथ कॉल्ड द लेरिंजियोट्रैकियल ग्रूव. कहाँ से, फ्रॉम द कोडल पार्ट ऑफ वेंट्रल वॉल ऑफ द प्रिमिटिव फेरिंग्स. आई होप सब चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई हों. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कि नेक्स्ट स्टेप ये है, ये फर्स्ट पॉइंट था. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपके पास लेरिंजियोट्रैकियल ग्रूव बनी थी ना, इसकी हमारे पास फर्दर ग्रोथ होती है. अब मैंने इसको प्रोट्रूड आउट करके यहाँ पे आप लोगों को इसको निकाल के ना मैंने यहाँ पे रख दिया. ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब हमारे पास जो ये आउटग्रोथ थी यानी लेरिंजियोट्रैकियल ग्रूव थी, ठीक है, इससे हमारे पास एक आउट पाउचिंग फर्दर निकली, ये इवेजिनेट हुआ. ठीक है, और हमारे पास इसने बना दिया डायवर्टिकुलम. और डायवर्टिकुलम का नाम हम देंगे लेरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम या फिर रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम. ये हमारे पास साइड व्यू है और ये हमारे पास उसका फ्रंटल व्यू है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट से. अब थर्ड पॉइंट पे क्या होता है, इसी डायग्राम को देखें तो हमारे पास अगर देखा जाए, ये हमारे पास क्या है, फ्रंट व्यू है. अब इसके बिल्कुल ये मॉडल देखें, बिल्कुल हमारे पास ना ये अगर प्रिमिटिव फेरिंग्स फोर गट में था तो उसमें से जो आउट पाउचिंग निकली वो सपोज करें ये येलो मार्कर है. ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, लेरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम. अब अगर आप लोग देखें तो लेरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम आगे की तरफ प्रेजेंट है, यानी वेंट्रल वॉल पे प्रेजेंट है. अच्छा, डोर्सली क्या प्रेजेंट है हमारे पास, डोर्सली ऑब्वियसली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रिमिटिव फेरिंग्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब इस प्रिमिटिव फेरिंग्स से हमारे पास फेरिंग्स और थोड़ी बहुत ईसोफिगस की भी डेवलपमेंट होती है. और जो आगे हमारे पास है डोर्सली वेंट्रली. ठीक है, वेंट्रली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लेरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम. उसको हम फर्दर हम बोलते हैं, इसका जो एक क्रेनियल पार्ट है, एक इसका हमारे पास नहीं सॉरी एक इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है और एक इसका डिस्टल पार्ट है. जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का ऊपर वाला पोर्शन, और जो हमारे पास डिस्टल पार्ट है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का नीचे वाला पोर्शन. ऊपर वाला पोर्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा होता है, लैरिंग्स होता है और ट्रकिया होता है. यानी इसके प्रॉक्सिमल पार्ट से लैरिंग्स और ट्रकिया बनेगा, जबकि इसके डिस्टल पार्ट से हमारे पास लंग्स की डेवलपमेंट होगी. तो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है कि बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि वेंट्रल जो हमारे पास प्रेजेंट है, वेंट्रली हमारे पास लेरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम प्रेजेंट है और डोर्सली हमारे पास प्रिमिटिव फेरिंग्स प्रेजेंट था, जिससे हमारे पास ईसोफिगस और फेरिंग्स और ईसोफिगस की डेवलपमेंट होती है.
और जो हमारे पास आगे की तरफ लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम था, उससे हमारे पास बेसिकली हमारे पास डेवलपमेंट होगी डिस्टल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट की। डिस्टल पार्ट में हमारे पास डायलेट बनेंगे लंग्स, और प्रॉक्सिमल पार्ट जो पास वाला हिस्सा है वहाँ से हमारे पास लैरिंग्स और ट्रकिया बनेंगे। अब अगर आप लोग ये बात नोटिस करें ना कि बेसिकली हमारे पास होता क्या है, इस वाली डायग्राम को देखें। बेसिकली दिस इज़ द बेस्ट साइड व्यू जो कि आप लोगों को दिखाया जा सकता है कि ये हमारे पास आगे वाला पोर्शन है यानी लैरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम, ये हमारे पास पीछे वाला पोर्शन है यानी कि पीछे हमारे पास क्या था, प्रिमिटिव फेरिंग्स। अब ये ना हमारे पास आपस में इस तरह करके ज्वाइन हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि अभी ये सेपरेट नहीं होते। जिस तरह मैंने तो आप लोगों को बताया था ना कि ऐसे करके मैंने अगर आप लोगों को मॉडल दिखाया था तो इसमें तो सेपरेट थे ना, मगर यहाँ से हमारे पास ये ज्वाइन हुए होते हैं, इनमें इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है। इस वाली डायग्राम को देखें, बिल्कुल इस तरह। अगर मैं इस तरह आप लोगों को काट के, ठीक है, ऐसे करके ऊपर करके दिखाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह का व्यू आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, ग्रूव है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सपोज करें ये हमारे पास ग्रूव था, ये पूरी स्पेस थी, मगर वक्त के साथ क्या हुआ कि आगे वाला ये पोर्शन और ये पीछे वाला पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन क्या था, प्रिमिटिव फेरिंग्स। मगर वक्त के साथ क्या होता है कि हमारे पास इस पूरे होल के ये हमारे पास कुछ फोल्डिंग्स अपीयर होती हैं जो कि आपस में आती हैं, ठीक है, आपस में आती हैं, पिंच आउट करती हैं, और ये दोनों जो हमारे पास आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा अलग हो जाता है। देखें हमारे पास फोल्डिंग्स अपीयर हुई, ठीक है, और फोल्डिंग्स के बाद हमारे पास आगे वाला हिस्सा यानी वेंट्रल पार्ट और डोर्सल पार्ट आपस में अलग हो जाता है। अच्छा, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। हम ना बेसिकली ये जो हमारे पास फोल्ड्स बने हैं इसको हम कहते हैं ट्रैकियो ईसोफिगल फोल्ड्स। मतलब हम ट्रैकिया और ईसोफिगस को बस अलग कर रहे हैं। ट्रैकिया के ऊपर हमारे पास क्या होता है, फेरिंग्स, और हमारे पास जो वेंट्रल वॉल था उसके ऊपर क्या था, लैरिंग्स था। तो हम लैरिंग्स और फेरिंग्स को नहीं अलग करें, तो नहीं, बेसिकली लैरिंग्स और फेरिंग्स को नहीं अलग करे होते। लैरिंग्स और फेरिंग्स में क्योंकि थोड़ा सा तो हमने रखना होता है ना, इनको ज्वाइन बिल्कुल ही अलग नहीं कर देना, ठीक है, थोड़ा सा तो ज्वाइन रखना होता, तो सारी जगह से सेपरेट हो गया, बट स्टिल देयर इज एन ओपनिंग, स्टिल देयर इज एन इनलेट, इन दिस इनलेट इज कॉल्ड एज अ प्राइमोडियल लैरेंजियल इनलेट। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, ग्लॉटिस बनाएगा ये आगे जाकर, ठीक है, और मैं आप लोगों को आगे जाके पूरा बताऊंगी कि किस तरह ग्लॉटिस बनता है। अभी आप लोग बस इतना याद रखें कि हमारे पास क्या हुआ था, ट्रैकियो ईसोफिगल फोल्ड्स बने, फिर हमारे पास यहाँ पे जब वो फोल्ड्स आपस में मिल गए थे तो हमारे पास सेप्टम बन गया था जिसे हम कहते हैं ट्रैकियो ईसोफिगल सेप्टम। नेक्स्ट हमारे पास बना लैरिंग्स अलग हो गया और ट्रैकिया हमारे पास हमारे पास ट्रैकियो और ईसोफिगस अलग हो गया, बट स्टिल देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द लैरिंग्स एंड द फेरिंग्स विच इज नोन एज अ प्राइमोडियल लैरेंजियल इनलेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, यही बात मैंने यहीं पे लिखी हुई है कि बेसिकली होता क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल ईसोफिगल या फिर ट्रैकियो ईसोफिगल ट्रैकियल बोल दो या ट्रैकियो ईसोफिगल बोल दो, ठीक है, ग्रूव अप्रोचेस ईच अदर। ये जो हमारे पास ग्रूव थे ना, ठीक है, ट्रैकियो ईसोफिगल ग्रूव, ये हमारे पास आए थे, ठीक है, अप्रोचेस ईच अदर, और इन्होंने फोल्ड्स बना दिया था जिससे हम कहते हैं ट्रैकियो ईसोफिगल फोल्ड्स। वो फ्यूज हुए और उन्हें ट्रैकियो ईसोफिगल सेप्टम बना दिया, और फिर वो हमारे पास पिंच आउट हुए और सेपरेट हो गए, ठीक है, बट स्टिल देयर इज कम्युनिकेशन जो कि लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पॉइंट। दिस इज द लास्ट पॉइंट। क्या बेसिकली होता क्या है यार, ये बात लिख लो, याद कर लो कि हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, अब कितनी लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। रिस्पायरेटरी सिस्टम इंडोडर्म और मेसोडर्म से बनेगा और एक्टोडर्म का कोई भी रोल नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इंडोडर्म अंदर की तरफ थी ना, देखो अगर इस तरह फोल्डिंग हो रही है, ठीक है, तो सबसे अंदर क्या आ जाती है, एंडोडर्म आ जाती है। तो एंडोडर्म को ना कुछ इस तरह बनाने को दो जो अंदर अंदर लाइन कर रहा हो। तो लाइन क्या करता है अंदर, रिस्पायरेटरी सिस्टम के एपिथेलियम। अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन सी एपिथेलियम होती है जो रिस्पायरेटरी टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है, सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद गॉल ब्लैडर सेल्स, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, हिस्टो का बता रही हूँ सर, ठीक है, रिवीजन करवा रही हूँ। तो एंडोडर्म ने क्या बनाया, एपिथेलियल लाइनिंग बना दी रिस्पायरेटरी सिस्टम की, और बाय क्या है हमारे पास मेसोडर्म। अब मेसोडर्म का रोल आ गया, एक्टोडर्म ने कुछ नहीं बनाना प्लीज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम का। मेसोडर्म क्या बनाएगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो अब एपिथेलियम के बाहर जो भी हिस्से हैं ना, वो हमारे पास क्या बनाएगी, मेसोडर्म बनाएगी। उसमें क्या चीज़ें आती हैं, कनेक्टिव टिश्यू बाहर का, उसके अलावा हमारे पास स्मूथ मसल्स, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास
कार्टिलेज, ठीक है, सब कुछ अब बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है ना, वो हमारे पास मीजोरम बना देगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो मैं आप लोगों के लिए और ऐसे नोट्स और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।